हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर वायु, जहाँ पर हमने काफी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे? सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया था कि जो एयर है उसे मैटर कहा जाता है। क्यों मैटर कहा जाता है? क्योंकि एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान या मास जिसे हम कहते हैं वो होता है। ठीक, फिर उसके अलावा हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी एयर की, कि सबसे पहली प्रॉपर्टी है एयर इज एवरीवेयर, यानी कि एयर जो है वो हर जगह उपस्थित है, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो एयर क्या है? एक ट्रांसपेरेंट गैस है। ठीक है, तीसरी चीज एयर क्या है? कलरलेस, ऑर्डरलेस। ठीक है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस भी है। इसके अलावा एयर क्या करती है? हर दिशा में, चारों दिशाओं में, या हम कहें कि सभी दिशाओं में ये प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एयर जो है वो हेल्प करती है बर्निंग की प्रोसेस में, यानी कि बर्निंग की जो प्रोसेस है उसमें सपोर्ट करती है, सहायता करती है। क्लियर इतना? चलिए, अब जो है इसमें जो एयर है, अगर हम बात करें, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, एयर जो है 71%, एयर में जो है 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, और बाकी का जो 1% है वो अदर गैसेस, डस्ट, स्मोक, वाटर वेपर, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, अब एक एक करके जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमने डिस्कस कर ली थी कि नाइट्रोजन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये देख ली थी। ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये हमने देख ली थी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था, समझ लिया था। नेक्स्ट, स्मोक की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये हमेशा ही हार्मफुल होता है, ये भी हमने देख लिया था। फिर बच्चों हमने बात के लिए कर ली थी कि एयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या क्या है। नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है जो बहुत ज्यादा यूजफुल है प्लांट्स के लिए। ठीक, और नेक्स्ट फिर वाटर वेपर है, जब वाटर इवेपोरेट होता है तो एटमॉस्फेयर में ये भी क्या हो जाता है? चला जाता है। फिर डस्ट और स्मोक की भी हमने बात कर ली थी। ठीक, चलिए, फिर बच्चों हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का जो बैलेंस है हमारे एटमॉस्फेयर पर कैसे बना हुआ है। प्लांट्स और एनिमल्स, एनिमल्स के साथ साथ हम ह्यूमन बींग्स, ये क्या शो करते हैं? एक रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है, और इनके बीच के ये जो कॉम्प्लीमेंट्री रेस्पिरेशन प्रोसेस है, जिसकी वजह से बैलेंस जो है ऑक्सीजन का वो मेंटेन है हमारे एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा हमने बात की थी कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर में और सॉइल में दोनों में क्या है? अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है? जैसे हम देखते हैं ऑक्सीजन में, वाटर में, वाटर को जब हम हीट करते हैं तो हमें उसमें बबल्स दिखाई देते हैं। तो वो बबल्स किस चीज के हैं? वो बबल्स होते हैं ऑक्सीजन के। इसके अलावा जब सॉयल हम देखते हैं, सॉयल में जब हम पानी डालते हैं तो पानी जब अंदर जाता है सॉयल के तो उसमें से भी बबल्स निकलते हैं, तो वो बबल्स भी एयर के बबल्स होते हैं, या हम कहें ऑक्सीजन के बबल्स होते हैं। ठीक है, एयर होती है तो एयर में तो जो है 21% ऑक्सीजन है, तो हम उसे ऑक्सीजन ही मान रहे हैं फिलहाल। ठीक है, चलिए, ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने कहा था कि हमें पता है ऑक्सीजन अवेलेबल है वाटर और सॉइल में, क्योंकि वहां रह रहे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं? इस ऑक्सीजन की को ब्रीथ करके ही तो सरवाइव कर रहे हैं। क्लियर इतना? चलिए, ये भी हो गया था। फिर बच्चों हम बात कर रहे थे एटमॉस्फेयर की। ये जो एटमॉस्फेयर है ये क्या है? हमने बात की एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है? अर्थ के बाहर एक क्या है? गैस की एक थिक लेयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसने पूरी अर्थ को सराउंड किया हुआ है चारों तरफ से। ठीक है, अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये खुद 5 और लेयर में ये डिवाइडेड है, जैसे कि हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ के बाहर से ये है एटमॉस्फेयर की एक लेयर, या हम कहें एयर की एक लेयर, जिसको हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। अब ये जो एटमॉस्फेयर है, अगर हम देखो यहाँ से बाहर की तरफ जाएं तो हाइट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर में भी चेंज आएगा। आएगा टेम्परेचर में चेंज, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा यहाँ पर वो टेम्परेचर नहीं होगा, है ना? डिफरेंस होगा टेम्परेचर में। तो इसी वजह से यहाँ पर बनती है बच्चों 1, 2, 3, 4 और 5 लेयर।
तो यहाँ पर ये 5 लेयर बनती है अर्थ की, सॉरी एटमॉस्फेयर की अलग अलग। अभी जो 5 लेयर है इनमें टेम्परेचर अलग अलग होगा, है ना, और हर लेयर जो है वो डिफरेंट है एक हर दूसरी लेयर से। तीसरी चीज ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे ये जो लेयर है वो थिन होती जाती है, पतली होती जाती है। क्लियर इतना? अब हमें इन 5 लेयर्स के बारे में पढ़ना है। जो 5 लेयर्स हैं इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेयर की, इन लेयर के बारे में पढ़ना है। सबसे आउटर लेयर कौन सी है, सबसे इनर लेयर कौन सी है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले देख लीजिए इस एक डायग्राम को। तो आप देख पा रहे हो ये है अर्थ, और ये है यहाँ पर 5 लेयर्स। पहली लेयर है अर्थ की ट्रोपोस्फेयर, पहली लेयर है अर्थ की ट्रोपोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अगर आप हाइट की बात करें तो ये है 20 किलोमीटर ऊपर, यह है 50 किलोमीटर, यह है 85 किलोमीटर, यह है 690 और यह 1000 किलोमीटर ऊपर, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हो इसके स्ट्रक्चर को। तो चलिए सबसे पहले आप कीजिए इसके स्ट्रक्चर को नोट, सारी लेयर्स के नाम लिखिए, स्ट्रक्चर इस तरीके से आप बना लीजिए, ठीक है। फिर डिस्कस करते हैं कि एक एक करके इन लेयर्स को। चलिए पहले इतना कीजिए आप। चलिए क्लियर इतना? आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन लेयर्स को डिस्कस करते हैं। चलिए तो सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, ठीक। अब ये जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है, द लोवेस्ट लेयर, सबसे ज्यादा पहली वाली, सबसे पहली बोलो या सबसे लोवेस्ट लेयर बोलो, या कहें हम कि ये लेयर जो है अर्थ के सबसे ज्यादा नजदीक है, ठीक है, क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस के सबसे ज्यादा क्लोज जो लेयर है वो यही है ट्रोपोस्फेयर। कंटेन्स ओवर 75% ऑफ द एटमोस्फेयर मास। तो एटमोस्फेयर का 100% में से 75% मास तो इसके पास ही है। एंड मोस्ट ऑफ इट्स वाटर वेपर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर फिनोमिना लाइक क्लाउड एंड स्टॉर्म। तो ज्यादातर यहाँ पर जो है वाटर वेपर रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाउड और स्टॉर्म के लिए। क्लियर? समझ में आया? ट्रोपोस्फेयर क्या है, लोवेस्ट लेयर है, 75% मास यहीं पर है, और यही लेयर रेस्पॉन्सिबल है क्लाउड के लिए या स्टॉर्म के फिनोमेना के लिए। क्लियर इतना? चलिए दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है लोकेटेड अबव द ट्रोपोस्फेयर, ये मौजूद है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, ठीक है। This layer houses the ozone layer that protect against UV radiation। अब इसी लेयर में होता है ओजोन लेयर, ठीक है। क्या होती है? जो हमारी ओजोन लेयर है वो इसी लेयर में है। अब ये जो ओजोन लेयर है ये क्या करती है बच्चों, ये हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। अब ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है ये क्या है जिससे ये हमें प्रोटेक्ट करती है? तो ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है ये सन से निकलने वाले वो हार्मफुल रेडिएशन है जो अगर डायरेक्टली हमारे अर्थ सरफेस पर गिरते हैं या हम ह्यूमंस पर गिरते हैं, एनिमल्स पर गिरते हैं, तो ये स्किन कैंसर और कैटरैक्ट जैसी बीमारियां पैदा कर सकते हैं ह्यूमंस में, या जो हमारे अदर एनिमल्स हैं, ठीक है, उनमें भी बहुत, उनके लिए भी ये बहुत हार्मफुल होती है। ह्यूमंस के लिए तो हार्मफुल होते ही हैं ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो ये जो ओजोन लेयर है ये इन हार्मफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और धरती पर आने से, या हम कहें अर्थ के सरफेस पर आने से रोकता है, हम तक आने से रोकता है ये जो ओजोन लेयर है। तो इसको हम प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं। क्लियर है इतना? चलिए तो ये जो ओजोन लेयर है, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ये यूवी रेडिएशन से हमें बचाता है, और ये जो ओजोन लेयर है ये प्रेजेंट होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर। एयरप्लेन्स फ्लाई एयर, तो जो हमारे एयरप्लेन्स हैं, एयरप्लेन्स जब उड़ते हैं तो वो भी कहाँ पर फ्लाई करते हैं, कहाँ पर वो उड़ते हैं, वो भी बच्चों इसीलिए स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ते हैं। एंड थिन क्लाउड्स कैन ओकेजनली फॉर्म, और यहाँ पर जो है कोई थोड़ा बहुत छोटे मोटे जो पतले जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, वो यहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभार, ठीक
दो लेयर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा, ये दोनों आप नोट कीजिए, फिर इसे जो है यहाँ पर हम डायग्राम में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हमने बात की, सबसे नीचे वाली लेयर जो अर्थ के सबसे ज्यादा नजदीक है, या सबसे लोवेस्ट लेयर बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि अर्थ के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट लेयर जो है वो है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पर देखो क्लाउड फॉर्मेशन, स्ट्रॉम, ये सब यहीं पर ही होता है। ठीक, और यहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर का 75% मास अकेला ये इसमें होता है। फिर अगली लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, जहां पर ओजोन लेयर भी होती है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही लाइट लिखा हुआ है, आपको इसको कर लेना, लिख लेना है पूरा। तो यहाँ पर ही इसी लेयर पर, स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर होती है। और एयरप्लेन्स जो है, एयरक्राफ्ट जो है, वो भी यहाँ पर ही फ्लाई करते हैं, यहाँ पर ही उड़ते हैं इसी लेयर पर। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला है मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर द थर्ड एंड कोल्डेस्ट लेयर। अब ये थर्ड वाली लेयर है और सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि कोल्डेस्ट लेयर भी ये है। ठीक है, रीचिंग अबाउट 80 किलोमीटर अबव अर्थ। तो अर्थ से लगभग 80 किलोमीटर ऊपर ये है। वेयर मोस्ट मेटेरॉइड्स बर्न अप क्रिएटिंग शूटिंग स्टार। ठीक है, तो यहाँ पर मेटेरॉइड, जो मेटेरॉइड्स हैं वो भी बर्न होते हैं, जलते हैं, और शूटिंग स्टार भी बनते हैं। ठीक है, कौन से लेयर पर? ये जो मीजोस्फेयर है ना, वहां पर देखो, ये वाली लेयर है मीजोस्फेयर, जहाँ पे मेटेरॉइड्स बर्न होते हैं और शूटिंग स्टार भी बनते हैं। ठीक है, कहाँ पर? एम फॉर मेटेरॉइड, एम फॉर मीजोस्फेयर। तो याद रहेगा, मेटेरॉइड, मीजोस्फेयर, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, चलो अगला है थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर अ हॉट लेयर। ये कैसी लेयर है? हॉट लेयर है। बल्कि मीजोस्फेयर में आपको ध्यान रखना है, ये कोल्डेस्ट लेयर है। ठीक है, चलिए थर्मोस्फेयर कैसी है? हॉट लेयर है। वे टेम्परेचर कैन एक्सीड अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, स्पेस शटल्स एंड सैटेलाइट्स ऑर्बिट हेयर विद एवरी थिन एयर, विद वेरी थिन एयर। तो यहाँ पर स्पेस शटल्स एंड सैटेलाइट ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट एंड ऑर्बिट यहीं पर ही होते हैं, विद वेरी थिन एयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एयर है, एयर की जो ये लेयर है, ये बहुत ज्यादा पतली है। जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम नीचे से हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, एयर की जो लेयर है वो थिन होती जाती है। ठीक है, तो ये वाली लेयर भी कैसी है? थिन है। कौन सी? थर्मोस्फेयर। बात करते हैं एक्सो। एक्सो मतलब सबसे बाहर की। तो ये है आउटर मोस्ट लेयर, इसलिए इसे एक्सोस्फेयर भी कह रहे हैं। ये स्टार्ट होती है लगभग 400 किलोमीटर, 480 किलोमीटर अबव अर्थ, अर्थ से लगभग 480 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, वेयर एयर थिन्स आउट एंड मॉलिक्यूल्स एस्केप इनटू स्पेस। यहाँ पर जो एयर है वो बहुत ज्यादा थिन होती है कि मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पर होते हैं वो स्पेस में एस्केप कर जाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं। ठीक है, चलो इस लेयर को यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये है ये लेयर थर्मोस्फेयर, जहाँ पर सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं, और ये है हमारा एक्सोस्फेयर, जो कि सबसे बाहर की लेयर है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं इस लेयर का। तो ट्रोपोस्फेयर जो सबसे पहली लेयर है और अर्थ के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है, अर्थ के सबसे ज्यादा पास में ये वाली लेयर है। अगली है स्ट्रेटोस्फेयर, जहां पर है हमारी इंपॉर्टेंट ओजोन लेयर, एयरक्राफ्ट भी यहीं पर फ्लाई करते हैं। अब ये जो ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ पर क्लाउड्स भी हैं और स्टॉर्म के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है मीजोस्फेयर, यहाँ पर होते हैं मेटेरॉइड, ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर भी है, कोल्डेस्ट लेयर भी ये वाली है। ठीक है, और यहाँ पर शूटिंग स्टार भी क्रिएट होते हैं। ठीक है, चलो अगली है थर्मोस्फेयर। ये हमारी कैसी लेयर है? हॉट, हॉट लेयर है, हॉटेस्ट लेयर है। यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर जाता है? एक्सीड कर जाता है। क्लियर? और इसी लेयर पर होती है सैटेलाइट ऑर्बिट। और नेक्स्ट है हमारा एक्सोस्फेयर, जो सबसे आउटर लेयर है।
ठीक है, और बहुत ज्यादा, अच्छा ये दोनों ही लेयर कैसी हैं, बहुत ज्यादा थिन यानी कि पतली लेयर है। ये वाली सबसे ज्यादा पतली लेयर है, सबसे ज्यादा थिन लेयर है, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्पेस में एस्केप कर जाते हैं। क्लियर है इतना? ये जो लेयर्स हैं अर्थ की, सॉरी एटमॉस्फेयर की लेयर्स, ये एटमॉस्फेयर की लेयर आपको ध्यान रखनी है और याद भी रखनी है। तो सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो TSMTE इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, चलिए, तो आप इस तरीके से शॉर्टकट में भी, शॉर्ट फॉर्म बना करके भी इसको याद कर सकते हैं। इतना नोट कीजिए। चलिए, तो ये सारी अर्थ की लेयर्स हैं जो हमने अच्छे से एक एक करके समझ ली हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विंड मिल की। ठीक है, पवन चक्की भी जिसे कहा जाता है। अब ये जो विंड मिल है, अब विंडमिल इज अ स्ट्रक्चर, विंडमिल क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, दैट कन्वर्ट विंड पावर इनटू रोटेशनल एनर्जी। ये विंड की पावर को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बाय मीन्स ऑफ वेन कॉल्ड सेल्स और ब्लेड्स। तो जैसे कि हमें ये दिख रहा है, ये भी क्या है, एक विंडमिल है, या ये भी एक विंडमिल है। तो इसमें इस तरीके से वेन्स या सेल्स हम इन्हें कह सकते हैं, ये लगे हुए होते हैं। इनकी मदद से ये विंड की पावर को क्या करता है, रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए, द विंड मेक विंडमिल रोटेट। तो विंड की वजह से ही विंडमिल क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। और विंडमिल रोटेट जब ये करते हैं, अपने वेन्स की मदद से रोटेट करते हैं। और वेन्स क्या करते हैं, वो जो विंड है, वो जो पावर है, विंड की पावर से रोटेट हो रहे हैं, उसको ही रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तभी तो रोटेट कर रहे हैं। द विंडमिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लावर मिल्स। अब इसका यूज ये है कि विंडमिल को हम यूज कर सकते हैं कई जगहों पर, जैसे कि ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरी चीज है कि जो आटा चक्कियां होती हैं, वहां पर जो गेहूं है उसको पीसने के लिए जो आटा चक्की, जिसे हम फ्लावर मिल कहते हैं, वहां पर इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगला है विंडमिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज विंड पंप। तो इसे बच्चों विंड पंप भी कहा जा सकता है, विंड टर्बाइंस भी कहा जाता है कई जगहों पर। ठीक है, और भी अलग अलग नाम है। क्लियर? तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो विंड मिल्स हैं, ये चलते हैं विंड की मदद से। किसकी मदद से चलते हैं, विंड की मदद से चलते हैं। और इसके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये यूज होते हैं विंड पावर को टू रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तीसरी चीज ये है कि ये जो विंडमिल है, ये ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जो फ्लावर मिल्स यानी कि आटा चक्कियां है, वहां पर गेहूं को पिसवाने के लिए उपयोग किया जाता है। और इम्पोर्टेंट यूज ये है कि जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। विंड पंप या विंड टरबाइन भी इसको कहा जाता है। चलिए, नोट कीजिए बच्चों इतना। चलिए, क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। अब एयर की कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं कि क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट। देखो पहला तो हमने विंड मिल देख लिया, ठीक है। तो विंड मिल भी किससे चल रहा है? विंड से। विंड भी क्या है? जब एयर तेजी से बहती है तो उसे विंड कहा जाता है, यानी कि बेसिकली है तो ये विंड ही, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंस तो ये हो गई कि विंड मिल में इसका उपयोग किया जाता है, और विंड मिल के अलग अलग यूजेस हमने देख लिए हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला है विंड, यानी कि मूविंग एयर कॉल्ड विंड is crucial in various activities. Wind power windmill which are used for, अच्छा विंड पावर और विंड मिल में, जैसे विंड मिल जैसे कि अभी हमने देखा कि पानी निकालने के लिए ट्यूबवेल से इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फ्लावर मिल्स को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है विंड टर्बाइन के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉलन एंड सीड फ्रॉम फ्लावर्स हेल्पिंग प्लांट रिप्रोड्यूस। तो प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, ठीक है। विंड की मदद से जो पॉलन है, सीड है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, ठीक है, जहां से क्या होता है, वहां पर पॉलिनेशन होता है और प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। अगला है फ्लाइट। तो जो फ्लाइट, द प्रेजेंस ऑफ एयर मेक्स फ्लाइट पॉसिबल। तो एयर की वजह से ही उड़ान भरी जा सकती है। फ्लाइट जो हम करते हैं, हम क्या करते हैं, जो एनिमल्स सॉरी जो बर्ड्स करती हैं, इंसेक्ट्स करते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो इन्वेंशन है, एयरप्लेन्स हैं, पैराशूट हैं, ये जो फ्लाई कर पाते हैं, फ्लाइट ले पाते हैं, यानी कि उड़ पाते हैं, उड़ान भर पाते हैं, ये किसकी वजह से होता है? ये भी विंड की ही वजह से होता है। क्लियर। अगला है सेलिंग। सेलिंग यानी कि बोट एंड याच रिलाई ऑन एयर विंड टू सेल, ठीक है। तो बोट्स हैं जो हमारे याच होते हैं, ये किसकी मदद से सेल कर पाते हैं? इसकी मदद से चल पाते हैं पानी में। तो ये भी बच्चों, इनके लिए भी विंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगला है वाटर साइकिल। एयर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में एक इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है, हेल्पिंग विद प्रोसेस लाइक इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो हमारी लाइफ के लिए जो एसेंशियल प्रोसेसेस हैं, जैसे कि इवेपोरेशन है, पानी का क्या बनना, भाप में परिवर्तित होना। कंडेंसेशन है, भाप का वापस पानी में चेंज होना, ठीक है। अगला है प्रेसिपिटेशन। तो ये जो लाइफ एसेंशियल प्रोसेस हैं जिनकी वजह से लाइफ होती है अर्थ में, तो ये सब भी एयर पर ही डिपेंड करते हैं। तो आपने देख लिया एयर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या कई सारे इसके इम्पोर्टेंस हैं ही जो हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। एक बार आप नोट कर लीजिए इन्हें बच्चों। चलिए नेक्स्ट। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। तो एयर अराउंड अस चैप्टर को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। इसके सारे टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छे से समझा है कि एयर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या इसके यूजेस हैं, क्या क्या कंपोजिशन है, कैसे एयर बनती है, पाई कहाँ पर जाती है, एयर के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, जिससे ये मिलकर के बनी है, जो कंपोजिशन है, ठीक है, वो उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा डस्ट है, स्मोक है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, कहाँ पर ये यूजफुल है, कहाँ पर ये हार्मफुल है। इसके अलावा कैसे हम जो है एयर की क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी हमने अच्छे से समझा। और कैसे एयर से जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस हमारे एटमॉस्फेयर में क्रिएट है, वो भी हमने अच्छे से समझा। तो अब अभी बच्चों हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आने वाले सेशंस में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।